इस यूनिट में अभी तक हम बहुत सी चीजें कवर कर चुके हैं। जहां एक तरफ हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक्स में कैसे मनी क्रिएशन प्रोसेस होता है ये भी हमने कवर किया है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे मेजर्स जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। ओके, आरबीआई को हम ध्यान में रखते हुए कि भाई आरबीआई किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, वो सारे मेजर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि दो ऐसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखती है। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर्स। ओके, इन दोनों ही मेजर्स को हम बड़ी ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने इन दोनों ही मेजर्स के लिए डिफरेंट वीडियोस प्रिपेयर करे हैं। आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई कंट्रोल। ओके, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। The central bank adopts various measures to control the supply of money in the economy। अब जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो आरबीआई है वो बहुत अलग अलग तरीके के मेजर्स लेके आता है किस चीज के लिए कि जो मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में वो स्टेबल रहे। ओके, लार्जली दीज मेजर्स रिलेट टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरबीआई किसको सुपरवाइज करता है? कमर्शियल बैंक्स को। यहाँ पे ज्यादातर क्या चीज देखी जाती है कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से जो क्रेडिट क्रिएट करने की जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनका प्रोसेस है, उसको किस तरीके से रेगुलेट करता है, साथ ही में जो क्रेडिट की जो सप्लाई है वो किस तरीके से करता है, ये भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है दो तरीके से। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्वांटिटेटिव को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सो हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग ही होंगे। So quantitative instruments are those instruments of credit control which focus on the overall supply of money in the economy। अब क्योंकि हम quantitative की बात करें तो quantitative में किस चीज पे emphasize किया जाता है? यहाँ पे जो overall money supply है उस पे emphasize किया जाता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी मनी सप्लाई हो रही है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर टू टैकल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों ही सिचुएशंस हमने काफी अच्छे से पढ़ी है कि भाई इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, राइट। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो है ज्यादा सप्लाई से, और एक सिचुएशन आती है जब एग्रीगेट सप्लाई है ज्यादा एग्रीगेट डिमांड से, राइट। जब भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से तो ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की। और वहीं दूसरी तरफ जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड से तो ये सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की, राइट। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में हमने बड़े ही डिटेल में पढ़ा है। कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जब हमने ये वाली यूनिट पढ़ी थी तो उसमें भी हमने सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ही ये सब चीजें होती हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ही ठीक करना ही हमारा क्या होता है? मेन एम होता है। ओके, यहाँ पे इस यूनिट में क्या है, क्योंकि हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो जब कम हो जाता है is lowered to tackle inflation। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें जब राइट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी है उसे कम कर दिया जाएगा। अब इकोनॉमी में इस सिचुएशन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है कि प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। अब प्राइसेस बढ़ने से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ चुकी है, राइट। इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा मनी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया जाएगा, ठीक है,
जिससे कि क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो गुड्स की प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी, राइट। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का जो दौर है वो थोड़ा सा थम जाएगा। ओके, सो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ा दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा तो लोगों के पास में जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगी, लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी और जितनी सप्लाई है उसको मीट करने के लिए लोग अपना खर्चा करेंगे। ओके, सो ये दोनों जो सिचुएशन है इसमें मनी सप्लाई का क्या रोल है ये हम जानते हैं कुछ आगे मेजर्स से। सो फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। अब सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बैंक रेट। ओके, अब बैंक रेट क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है इकोनॉमी में, ये हम जानते हैं। So bank rate refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank। अब ये वो इंटरेस्ट रेट है जिससे RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ओके, क्योंकि ये तो भाई अब इकोनॉमी में जब भी ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब किसी कमर्शियल बैंक को किसी फंड की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी, तो वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी आरबीआई के पास में। अब आरबीआई जब लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को तब क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है एंड दैट इज नोन एज बैंक रेट। ओके, नाउ इट रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स को जब इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसके पास में जाते हैं, आरबीआई के पास में जाते हैं, राइट। सो द इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है बैंक रेट और दूसरी है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो एक चीज है बैंक रेट और एक चीज है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं सबसे पहले। सो बैंक रेट वो रेट होती है जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स पे चार्ज करता है, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जब लोन देता है तब वो रेट लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब हम लोग यानी कि जब पब्लिक जो होती है वो कमर्शियल बैंक से जब लोन लेती है ना, जब हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमें भी पे करना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जब कमर्शियल बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो बैंक रेट कहलाती है। जब नॉर्मल पीपल यानी कि हम लोग जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात होती है तो वो कहलाती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो आई होप ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। सो यहाँ पे इस चीज को एक बार एक्सप्लेन भी किया गया है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द कमर्शियल बैंक। भाई हम पे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन चार्ज करेगा, आरबीआई तो हम पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा नहीं डायरेक्टली, हम लोन किन से लेते हैं, कमर्शियल बैंक से। सो जो कमर्शियल बैंक है जो हम पे इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करते हैं दैट इज नोन एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक यानी कि हम लोग, तो ये तो होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक रेट क्या होती है ये हम समझ चुके हैं। ओके, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंजेस इन द मार्केट। अब अगर बैंक रेट में इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जब आरबीआई की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो हम लोगों पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। जब आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे अगर, तो हम लोगों की भी जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन दी बैंक रेट is often followed by increase or decrease in the market rate of interest. When bank rate is increased, अब यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जब बैंक रेट बढ़ाई जाती है market rate of interest is also increased. Accordingly, the cost of capital increases. जिससे कि क्या होगा कि भाई जो cost of capital है वो भी increase हो जाएगा, ठीक है। cost of capital, भाई हम लोन लेते हैं तो किस पर्पस के लिए लेते हैं, वो कॉस्ट किस चीज के, कैपिटल की कॉस्ट है। सो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन चीजें यहाँ पे एक ही रो में वर्क करती हैं। एक तो होता है बैंक रेट, कि भाई जब बैंक रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दिस लोअर्स द डिमांड फॉर द क्रेडिट। अब इससे क्या होगा कि जब सब चीजें राइज हो जाएंगी, जब हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, जब बैंक रेट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी उस चीज की। सो दिस लोअर्स द डिमांड ऑफ द क्रेडिट। फिर क्या होगा कि जो क्रेडिट की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल। और जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी गिर जाएगी, ठीक है। देयरफॉर the supply of money tends to fall, accordingly inflation is corrected। अब ये किस सिचुएशन की हम बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे। इन्फ्लेशन में हमने जाना है कि भाई इन्फ्लेशन कब होता है, जब इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इकोनॉमी में बढ़ जाता है, तब वो कौन सा फेज होता है, इन्फ्लेशन का फेज होता है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। ओके, सो आई होप कि इस चीज को आप समझ चुके होंगे। वहीं ऑन द अनदर हैंड व्हेन बैंक रेट इज डिक्रीज्ड, अब वहीं जब बैंक रेट डिक्रीज होती है, सेम चीज है, बैंक रेट डिक्रीज होगी, हम लोगों पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज होगा, और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीज, दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ क्रेडिट। सो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा तो लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लेना प्रेफर करेंगे। सो यहाँ पे जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी, और वहीं पे सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू राइज, और जो मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाएगी। और ये किस सिचुएशन में होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन में होगा। अकॉर्डिंगली डिफ्लेशन इज करेक्टेड। ओके, सो बैंक रेट बेसिकली कैसे वर्क करता है, एक बार हम और अच्छे से समझते हैं इसको, कि बैंक रेट बढ़ेगी, यहां पे हम इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। बैंक रेट जो है अपनी बढ़ेगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से। ओके, इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन में क्या होगा कि इकोनॉमी में प्राइसेस हाई हो जाएंगी, ये हम जानते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि हाई है। सो बैंक रेट हाई है, यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट रेट भी हाई है, इंटरेस्ट हाई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, विच इंप्लाइज डिमांड ऑफ क्रेडिट इज लो। सो यही चीज हमने यहाँ पे देखी कि जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो कम है ना। सो डिमांड ऑफ क्रेडिट इज लो एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल, और जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है और मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई है, बैंक रेट ज्यादा हाई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि क्रेडिट की जो डिमांड है, भाई लोग ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट क्यों लेंगे, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या उस सिचुएशन में लोग लोन वोन लेंगे, नहीं लेंगे, भाई उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या उस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति लोन लेना प्रेफर करेगा, नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा, सो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो ये तो हमने देखा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम कर दें, यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन जब हम देखेंगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन अगर जब हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक रेट कम है, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यानी या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा, जो क्रेडिट की जो डिमांड है ना, क्रेडिट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जो मनी सप्लाई है
वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरीके से जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आई होप कि बैंक रेट किस तरीके से वर्क करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बेसिस पे ये आपको समझ में आया होगा। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि राइज इन बैंक रेट, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। ऐसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। वहीं जब फॉल इन बैंक रेट होगा, फॉल इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिफ्लेशन इज करेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे बैंक रेट आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स सी। So open market operations refers to the sale and the purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government. अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, राइट, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, वो सेल और परचेज की जाती हैं बाय आरबीआई। ओके, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज। अब सेलिंग यानी कि बेचने से, अगर जब सिक्योरिटी सेल होगी, लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSCs, ये एक तरीके की सिक्योरिटीज हैं। ओके, सो इन द ओपन मार्केट द आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी कैश फ्रॉम द इकोनॉमी। अब अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा, ठीक है, हम जब भी दुकान पे जाते हैं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, है ना, जो दुकानदार हमें बेचता है तो उससे वो हमसे बदले में पैसे ले लेता है। तो बस एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेचेगा और जो हमारे पास में जो एक्सेस कैश है उसको सोक कर लेगा, उस लिक्विडिटी को क्या कर लेगा, सोक कर लेगा। ओके, एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज, और वही हमसे सिक्योरिटीज खरीद के द आरबीआई रिलीजेस लिक्विडिटी, और हमसे सिक्योरिटी खरीद के, और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारे पास में जो सिक्योरिटीज है जब आरबीआई उसको खरीद लेगी तो बदले में हमको पैसे देगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में लिक्विडिटी रिलीज होगी। ओके, सो व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, इस लिक्विडिटी को सोक किया जाता है, राइट। कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर स्क्वीज्ड। अब क्या होता है कि भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे इस लिक्विडिटी को सोक किया जाता है और कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, इम्प्लाइंग अ कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं उसकी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं कम हो जाती है। On the other hand, when liquidity is released as during recession or deflation, वहीं जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन का पीरियड होता है तब क्या होता है कि आरबीआई अपने पास जो सिक्योरिटीज है उनको आरबीआई खुद खरीद लेती है और बदले में हमको कैश दे देती है, हमको लिक्विडिटी दे देती है। सो कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स टेंड टू राइज, और फिर इससे क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि कमर्शियल बैंक्स में जो कैश रिजर्व्स है वो भी बढ़ जाता है, इम्प्लाइंग अ राइज इन क्रेडिट क्रिएशन, जिसके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ओके, नाउ दस इन्फ्लेशन इज करेक्टेड बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज। तो अगर इसको हम वन वर्ड में समझे तो इन्फ्लेशन किस तरीके से सही किया जा सकता है, सिक्योरिटीज को बेच के। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा, सो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा कि इकोनॉमी में सोकिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, और डिफ्लेशन में क्या होगा, रिलीजिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन अब सोख कैसे होगी भाई, अब हमारे पास में जो कैश है, मान लीजिए अब आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास में बहुत सा पैसा है, आप मार्केट में गए, आपने चीजें खरीदी, आपका कैश कम हुआ, मतलब आपका कैश सोख हो गया, खत्म हो गया। तो वहीं पे जब आरबीआई सेल करेगा तो यहाँ पे होगा सेलिंग से और यहाँ पे होगा बाइंग से, ठीक है।
सो ये सेलिंग और बाइंग किसके थ्रू होती है? आरबीआई के थ्रू होती है। सो आई होप आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्लियर हुआ होगा। किसके पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे पढ़ रहे थे? इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर्क इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन। ठीक है, सो यहाँ पे सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस होता है सिक्योरिटीज का। ठीक है, और ये कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कब, कौन सी सिचुएशन में? या तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई सेल कब करता है? सो सोक्स लिक्विडिटी एंड लीड्स टू अ फॉल इन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जिससे कि क्या होगा? फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड फॉल इन मनी सप्लाई, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का क्या होगा? रिलीजेस लिक्विडिटी एंड लीड्स टू अ राइज इन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। कैश रिजर्व्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स के, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। राइज इन, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ओके, और जिससे कि क्या होगा? डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में रेपो रेट। अब रेपो रेट यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है ये हम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रेपो रेट होता क्या है। सो द रेट एट विच द आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ लोन टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। सो यहाँ पे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है आरबीआई से। ठीक है, कि हमने जितना भी ये लोन लिया है, मान लीजिए 100 करोड़ का यहाँ पे लोन लिया है, सो 7 दिन में या 14 डेज में, 15 डेज में हम इस लोन को रीपे कर देंगे। ठीक है, और साथ ही में जो हमने 100 करोड़ का लोन लिया है, हो सकता है 106 करोड़ का जो लोन है वो हम उसको एज अ रीपेमेंट हम इसको करें। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली रेपो रेट होती क्या है? ये वो रेट होती है जिसके बेसिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, और बदले में कमर्शियल बैंक्स एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल आरबीआई के पास में कुछ रखती है। साथ ही में उनके साथ में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें वो इस चीज को अश्योर करती हैं कि वो इन पर्टिकुलर डेज में इसको वापस से रीपे करेंगे, और वो भी बढ़ा करके। ओके, सो आई होप रेपो रेट आपको क्लियर हुआ होगा। सो इन फैक्ट इट इज अ रीपर्चेज रेट। ये क्या है? रीपर्चेज रेट है कि भाई आरबीआई एक बार तो लोन दे देती है, लेकिन उस लोन को वापस वो खरीदती भी है कि भाई 100 करोड़ का, आरबीआई कहती है कि 100 करोड़ का मैंने लोन दिया है, लेकिन बदले में आप हमें 106 करोड़ पे करोगे। तो ये हुआ क्या? रीपर्चेज रेट हो गई ये। सो अ रीपर्चेज अग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ दी पार्टीज। अब यहाँ पे दोनों ही पार्टीज के थ्रू ये रीपर्चेज जो अग्रीमेंट है वो साइन किया जाता है। ओके, स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज, कि भाई ये जो सिक्योरिटीज है ये वापस से रीपर्चेज करी जाएगी बाय द कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ऑन अ गिवन डेट एट अ प्री डिटर्मिनेशन प्राइस। ठीक है, सो अब आरबीआई के पास में से कमर्शियल बैंक ने 100 करोड़ का लोन लिया, बदले में एज अ कोलेटरल अपना कुछ वहां पे एज अ स्टेक रखा आरबीआई के पास में, और उन्होंने ये चीज दावा किया है कि हम इतने दिन में आपका लोन पे कर देंगे, और हमारी जो हमारी स्टेक पे हमने जो भी प्रॉपर्टी रखी है या जो कुछ भी रखा है, इसको हम वापस से रीपर्चेज करेंगे और आपको 100 की जगह 106 करोड़ वापस रीपे करेंगे। ओके, सो ऐसा कुछ क्या होता है? अग्रीमेंट होता है जो कि दोनों पार्टीज जिसको साइन करती हैं। सो ये होता है रेपो रेट। So in other words, the RBI issues a loan check to the commercial bank by buying from them the government securities. So loan check RBI commercial banks को देती है, बदले में उनसे securities अपने पास में रखती है, but it carries the agreement, पर इसके साथ में एक agreement होता है of repurchase of securities by the commercial banks। इसके साथ में एक agreement होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि commercial bank इस सिक्योरिटी को वापस से परचेज करेगी। ओके, at the predetermined date and at the predetermined price। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन के टाइम पे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? इस रेट को भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब जब इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा?
सो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो रेपो रेट है उसे इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि जो क्रेडिट क्रिएट करने की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ओके, सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस लोअर्स द डिमांड ऑफ क्रेडिट, कि भाई जो क्रेडिट की जो डिमांड है वो लोगों में कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, बैंक्स में कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली, और इसी के बाद में क्या होगा, द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एज डिजायर्ड, कि भाई मनी सप्लाई है जो इकोनॉमी में वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑन द अनदर हैंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन, और वहीं डिफ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो रेपो रेट की जो कॉस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है, रिड्यूसिंग दी रेपो रेट। अब इससे क्या होगा, इससे जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेज, अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एज डिजायर्ड, और जो मनी सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पढ़ेगा। ओके, सो आई होप कि जो रेपो रेट है वो होती क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में किस तरीके से रेपो रेट वर्क करती है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको एक बार और समझते हैं। राइज इन रेपो रेट रिजल्ट्स इन राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे कि फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही आप समझ जाओ कि जैसे ही राइज होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसकी वजह से क्या होगा कि लोग क्रेडिट की डिमांड को कम कर देंगे। सो फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट, जिससे कि क्या होगा, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब क्रेडिट में कमी हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स का जो मनी सप्लाई का जो क्रिएशन है, जो मनी सप्लाई का जो प्रोसेस है वो भी, उसमें भी कमी हो जाएगी। ओके, जिससे कि क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और वहीं इसका ऑपोजिट फॉल इन रेपो रेट, जैसे ही रेपो रेट में फॉल होगा जिससे कि क्या होगा, सो फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जिससे कि क्या होगा, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, राइज इन सप्लाई ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक्स, और जिससे कहीं ना कहीं जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल में हो जाएगा। नाउ अब है हमारे पास में रिवर्स रेपो रेट। अब ये जो रेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है रेपो रेट की, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्स, तो रेपो रेट का जस्ट उल्टा। ओके, सो द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं टू आरबीआई। अब यहाँ पे अपन सोचेंगे कि यार आरबीआई को भी क्या क्रेडिट की कभी जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन एक्सेस इन ऑफ मनी सप्लाई के सिचुएशन में यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, जस्ट टू सोक द लिक्विडिटी, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से उनसे लोन ले लेता है, उनसे क्रेडिट की फैसिलिटी यहाँ पे डिमांड कर देता है। ओके, so the rate at which the RBI accepts deposits from the commercial banks through government securities is called reverse repo rate. It is also called reverse repurchase rate. इसको भी reverse repurchase rate से जाना जाता है। अब इस केस में क्या होता है, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties. यहाँ पे भी एक agreement sign होता है दोनों ही parties से, stating that the securities will be repurchased. यहाँ पे भी यही चीज है बिल्कुल एग्जैक्टली कि वो जो सिक्योरिटी है उसको वापस से रीपरचेज किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे आरबीआई को वापस से रीपरचेज करनी है उस सिक्योरिटी को, ठीक है, ऑन द गिवन डेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। नाउ रिवर्स रेपो रेट फॉलोज द कमर्शियल बैंक्स टू जनरेट इंटरेस्ट इन। सो यहाँ पे क्या होता है ना रिवर्स रेपो रेट में कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, राइट, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट इनकम को जनरेट करते हैं। ओके, जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज लोअर्ड, जब लोअर होगी इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स है क्या उनको फायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। सो बैंक्स आर डिस्करेज्ड टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। तो यहाँ पे जो उनका सरप्लस फंड होगा, राइट, जो कमर्शियल बैंक्स का जो सरप्लस फंड होगा अगर वो आरबीआई को देती है तो उनके लिए कोई फायदे की बात नहीं है, जबकि अगर उसको वो सीआरआर के तौर पे अगर अपने पास में रखें तब उनको इस चीज से ज्यादा फायदा है। इंस्टेड द बैंक्स में यूज दीज फंड्स। अब
जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, वो इसी फंड को किस फॉर्म में यूज कर सकती थी? सीआरआर फंड्स के फॉर्म में यूज कर सकती थी विद दी आरबीआई, कि भाई सीआरआर फॉर्म में अगर जो बैंक्स हैं, अब सीआरआर क्या होता है? ये वो कैश रिजर्व्स होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स अपना एक मिनिमम कैश रिजर्व्स होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स अपना आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखती है, राइट? सो अगर इस अमाउंट को अगर कमर्शियल बैंक्स एज अ सीआरआर आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखते तो इनको हो सकता था ज्यादा फायदा हो, लेकिन यहाँ पे जब रेपो रेट कम है तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को इतना फायदा नहीं होता है। दिस लीड्स टू अ राइज इन क्रेडिट सप्लाई, money supply by the commercial banks. Okay, accordingly supply of money is enhanced in the economy. अब as desired to control deflation, अब यहाँ पे डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सिचुएशन हुई है। वहीं दूसरी तरफ अ राइज इन रिवर्स रेपो रेट, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में राइज होगा सो इससे क्या होगा? इट में इंड्यूस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क मोर फंड्स। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो जो अपने कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा फंड आरबीआई को देंगे, है ना, जिससे कि क्या होगा कि उनको भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, जिस और इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। ओके, सो दिस लोअर्स द कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू द आरबीआई फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे हम डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं कि डिफ्लेशन की सिचुएशन में जो कि हमने यहाँ पे देखी है ना, डिफ्लेशन की सिचुएशन में जब आरबीआई के पास में एज अ रिजर्व रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक है वो अपने फंड्स देने लग जाएंगी तो उनको ज्यादा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं जो सीआरआर में उनका क्या होगा कि उनकी जो कैपेसिटी है वो सीआरआर की कम हो जाएगी। ओके, और सो दिस लोअर्स द कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू द आरबीआई फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के लिए जो सीआरआर है वो कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई ऑफ मनी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी इन द इकोनॉमी एज डिजायर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो जाएगी। सो यहाँ पे हम रिवर्स रेपो रेट को एक बार शॉर्ट में समझते हैं फटाफट से। सो फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में फॉल होगा तो उससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट इनकम है जो कमर्शियल बैंक्स की जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। ओके, सो लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विथ द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। अब सो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में कमी हुई है ना, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हुई है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक आरबीआई को फंड्स दे रहे हैं किस सोच से दे रहे हैं कि भाई जो इनकी इनकम है वो बढ़ेगी, जो इंटरेस्ट इनको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा कैसे, क्यों मिलेगा ज्यादा? जब रिवर्स रेपो रेट ही कम है तो फिर इंटरेस्ट भी ज्यादा क्यों मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इनकी इनकम पे जब बात आ गई, कमर्शियल बैंक की जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स एज अ सीआरआर यूज होने लगे, कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा से ज्यादा बनने लगेगा। ओके, आरबीआई के पास में। तो कुल मिलाकर के जो रिवर्स रेपो रेट है और जो सीआरआर है इन दोनों का आपस में बिल्कुल ऑपोजिट कनेक्शन है। ठीक है, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ओके, सो यहाँ पे यही चीज बताया है, मोर फंड्स आर यूज्ड एज सीआरआर। अब क्योंकि यहाँ पे फॉल इन रिवर्स रेपो रेट है तो ज्यादा से ज्यादा फंड सीआरआर, सो ज्यादा से ज्यादा फंड एज अ सीआरआर आरबीआई के पास में होंगे। ओके, सो मोर फंड्स आर यूज्ड एज सीआरआर फंड्स विद द आरबीआई। अब ये फंड किस चीज में काम आएंगे? ये फंड आएंगे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में ये फंड्स काम आएंगे, जिससे कि क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी। अब जैसे ही क्रेडिट क्रिएट होने लगेगा सो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ने लगेगा और जो डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, सो अगर आपको पीछे वाली स्लाइड में ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है ये हम समझ चुके हैं। सो ये वो रेट होती है जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रेडिट देते हैं किसको? आरबीआई को। अब अपन सोचे कि भाई आरबीआई को क्रेडिट की कहाँ जरूरत आ पड़ी, क्योंकि आरबीआई तो सभी बैंकों का बाप है तो उनको तो जरूरत पड़ ही नहीं सकती। लेकिन अब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो उसे करेक्ट करने के लिए काफी बार आरबीआई क्या करता है, जस्ट टू सोक द लिक्विडिटी, अपना जो ये क्रेडिट प्रोसेस है उसको
कमर्शियल बैंक्स के आगे रखता है। ओके, सो रिवर्स रेपो रेट ये होती है। अब इसमें भी वही चीज है कि एक अग्रीमेंट साइन होता है, वो वापस से रीपर्चेज होता है, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट में हमें ये चीज समझनी है कि जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में कमी होगी, ओके, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में कमी होगी तो कमर्शियल बैंक्स का जो फायदा है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? जो इंटरेस्ट इनकम जो यहाँ पे इनको जनरेट होने वाली थी वो भी इनको कम हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो फंड्स है एज ए सीआरआर ये आरबीआई के पास में रखेंगे। अब आरबीआई के पास में एज ए सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएट होने लगेगा। अब जैसे ही मनी ज्यादा क्रिएट होने लगेगा, जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और जिससे कि डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, वहीं अब इसको बिल्कुल ऑपोजिट करके अगर हम समझें कि जैसे ही रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज होगा, है ना, रिवर्स रेपो रेट में जैसे ही इंक्रीज होगा तो जो कमर्शियल बैंक्स की जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ जाएगी और जैसे ही इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगी तो सीआरआर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सीआरआर कहीं ना कहीं कम होने की वजह से क्या होगा कि भाई जो आरबीआई है उनके पास में सीआरआर के फंड्स कम हो जाएंगे, मनी क्रिएशन कम होने लग जाएगा, मनी सप्लाई कम होने लग जाएगा और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इस चीज को यहाँ पे इसी तरीके से समझाया गया है कि जैसे ही राइज होगा रिवर्स रेपो रेट में, सो यहाँ पे मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, लेस फंड्स आर यूज्ड एज सीआरआर फंड्स। अब इनके पास में जो फंड्स रहेंगे उसमें से सीआरआर फंड्स के लिए बहुत कम अमाउंट रह जाएगा। ओके, जिससे कि क्या होगा, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ओके, सप्लाई ऑफ मनी भी डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर दोनों ही इनवर्सली रिलेट करते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ठीक है, और जब पहले वाला कम होता है तो दूसरा वाला बढ़ता है। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप आरआरआर और सीआरआर के बीच का जो रिलेशन इसको समझ पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास में सीआरआर ही आ गया है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अब सीआरआर। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड विद द आरबीआई। अब आरबीआई के पास में कमर्शियल बैंक मिनिमम डिपॉजिट रखता है इन फॉर्म ऑफ कैश, दिस इज नोन एज आरबीआई। इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। अब ये किसके द्वारा फिक्स करी गई होती है कि भाई कितने परसेंट टोटल डिपॉजिट में से कितना परसेंट भाई आरबीआई के पास में आप रखने वाले हो, कमर्शियल बैंक्स रखने वाली है। कौन डिसाइड करता है? ये आरबीआई खुद डिसाइड करती है। एंड इज वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब ये सप्लाई ऑफ मनी के रिगार्डिंग ये जो रेट है ये कम भी होती रहती है और ज्यादा भी होती रहती है। ठीक है, और ये करता कौन है? आरबीआई करता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज्ड, जब मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तब क्या होगा? सीआरआर को कम कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही सीआरआर है ये कम हो गया तो जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सीआरआर कम हो गया है तो बैंक्स के पास में जो फंड्स हैं वो ज्यादा हैं और मनी जिसकी हेल्प से क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब वहीं अगर सीआरआर बढ़ा दिया तो जो टोटल डिपॉजिट्स में से जो अमाउंट रिमेनिंग है वो भी कम रह जाएगा क्योंकि ज्यादा सीआरआर में चला गया। और इससे क्या होगा? जैसे ही सीआरआर बढ़ा है वैसे ही मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, सो सीआरआर इज लोअर्ड एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी रिड्यूस्ड सीआरआर इज रेज्ड। और जब हमें मनी सप्लाई कम करना होगा तो सीआरआर को हम बढ़ा देंगे। ओके, सो सीआरआर क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट एक बार इसको वापस से देखते हैं। राइज इन सीआरआर, जैसे ही सीआरआर बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि जितना डिमांड डिपॉजिट है उसमें से जो कैश रिजर्व्स है वो भी बढ़ेगा। सो राइज इन कैश रिजर्व्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जिससे कि क्या होगा? फॉल इन मनी सप्लाई। अब सीआरआर का पोर्शन ज्यादा होगा। अब मान लीजिए ये टोटल मनी है। ओके, अब इसमें सीआरआर ज्यादा हो गया तो मनी सप्लाई का जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना सा रह जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सो फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और जिससे कि क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। और वहीं जैसे ही सीआरआर को कम कर देंगे, तो ये जो मनी सप्लाई है
वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सीआरआर को कम कर दिया, फॉल इन कैश रिजर्व्स ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, तो सीआरआर स्मॉल पोर्शन में हो गया और अब हमारे पास में सप्लाई ऑफ मनी के लिए बहुत ज्यादा पोर्शन अवेलेबल है मार्केट में, ये सारा मनी सप्लाई होने लगेगा और क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जा पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब एसएलआर क्या होता है, सेम होता है सीआरआर की जगह, बस यहाँ पे कैश की जगह कोई भी आप असेट एज अ रिजर्व रखते हो आरबीआई के पास में, आप नहीं, मतलब कमर्शियल बैंक्स। ओके, आपसे मेरा मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स। सो एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स इन द फॉर्म ऑफ, अब किस फॉर्म में रखेगी वो असेट की जब हम बात करें तो असेट किस फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स रखते हैं, एज अ लिक्विड एसेट, या तो लिक्विड एसेट के फॉर्म में, कॉल्ड एसएलआर। द लिक्विड एसेट इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या फिर कुछ ऐसी सिक्योरिटीज। ठीक है, द रेट ऑफ एसएलआर लाइक दैट ऑफ सीआरआर, अब अभी बिल्कुल सीआरआर की तरह ही वर्क करता है कि भाई जैसे ही एसएलआर को बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, और जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन करेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो द रेट ऑफ एसएलआर इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द एसएलआर। तो एसएलआर को जब हम बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, वहीं इसका ऑपोजिट, जब एसएलआर को कम कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, सो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा कि डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो डिफ्लेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली फंड्स अवेलेबल फॉर सीआरआर डिपॉजिट्स आर रिड्यूस्ड। अब तो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि जैसे ही हमने एसएलआर बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं सीआरआर को हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्सली एसएलआर इज रिड्यूस टू इंक्रीज दी सप्लाई ऑफ मनी, और वहीं एसएलआर को हमने रिड्यूस किया है टू इंक्रीज दी सप्लाई ऑफ मनी, जिसकी वजह से क्या होगा, एसएलआर इंक्रीज हुआ है तो सीआरआर भी बढ़ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली फंड्स अवेलेबल फॉर सीआरआर डिपॉजिट्स आर इंक्रीज। ओके, सो यहाँ पे हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है एसएलआर के बारे में, एक हमने पढ़ा है सीआरआर के बारे में। ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन मनी सप्लाई के साथ में कैसा है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। सो मनी सप्लाई in case of SLR and in case of CRR। ठीक है, सो SLR के केस में हम सबसे पहले चीज समझते हैं कि SLR जब बढ़ेगा, ओके, पहली सिचुएशन है जब SLR बढ़ेगा तो CRR कम हो जाएगा। अब ये क्यों है, क्योंकि भाई जो कैश रिजर्व्स हैं, अब जो आरबीआई के पास में कमर्शियल बैंक रखते हैं कि या तो आप इन फॉर्म ऑफ कैश रख सकते हो, अगर आप इन फॉर्म ऑफ कैश ज्यादा रख रहे हो तो असेट आप कहीं ना कहीं कम कर दोगे, वहीं अगर आप असेट ज्यादा कर रहे हो तो आपको कैश कम करना पड़ेगा। यही चीज हमने पढ़ी है कि भाई इस चीज में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था कि एसएलआर को इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो फंड्स अवेलेबल थे सीआरआर डिपॉजिट के लिए वो कम हो गए थे। ठीक है, ये सिचुएशन। वहीं दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, जब एसएलआर कम होता है तो सीआरआर ज्यादा होता है। सो कमर्शियल बैंक जो रिजर्व्स अपने इन फॉर्म ऑफ एसएलआर को जब हम कम कर देते हैं तो कैश को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मनी सप्लाई के पर्सपेक्टिव से क्या रहता है इसको हम समझते हैं। सो एसएलआर की जब हम बात करते हैं कि भाई जब एसएलआर बढ़ता है तो एसएलआर जब बढ़ता है मनी सप्लाई कम होगा। अब जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो इन्फ्लेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं जब एसएलआर कम हो जाएगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होगा, तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो
करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो जब SLR कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, जिससे कि डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। सेम गोज विथ CRR2। ओके, सो यही चीज हमने CRR के साथ भी पढ़ी थी कि जैसे ही CRR कम होगा, है ना, कैश रिजर्व रेशियो जैसे ही कम होगा तो जो मनी सप्लाई है वो ज्यादा होगा, और मनी सप्लाई जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या होगा कि भाई इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा जैसे ही मनी सप्लाई ज्यादा होगा। ओके, अब दूसरी ही सिचुएशन, जैसे CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। एक तो डिफरेंस समझा है CRR और SLR का, दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करते हैं। फिर मनी सप्लाई पे इन दोनों का क्या फर्क पड़ता है, जब एक चीज बढ़ती है तो मनी सप्लाई पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब दूसरी चीज बढ़ती है तो मनी सप्लाई पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको और हम देख लेते हैं, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि जैसे ही SLR बढ़ता है उससे क्या होता है कि राइज इन लिक्विडिटी एसेट टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्व्स, फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ऑफ CRR डिपॉजिट। SLR बढ़ता है तो क्या होता है, CRR कम हो जाता है और साथ ही में जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं SLR बढ़ा है, CRR कम हुआ है और जो इन्फ्लेशन है हमारा वो भी कंट्रोल में हुआ है, क्योंकि मनी सप्लाई क्या हुई है, कम हुई है। और वहीं फॉल इन SLR, जैसे ही SLR में कमी होती है तो क्या होता है, और जैसे ही SLR में कमी होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कंपेयर करें तो CRR तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम मनी सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो मनी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ये यहाँ पे इस चीज को हमने समझा है कि जैसे ही SLR कम हो जाता है तो CRR का अगर कंपेयर करें तो CRR तो बढ़ जाता है, लेकिन जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाती है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि SLR और CRR के बीच का जो ये डिफरेंस है, किस तरीके से मनी सप्लाई पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ये आपको समझ में आया होगा। CRR क्या होता है, वो कैश रिजर्व्स होते हैं जो कि RBI ये चीज निर्धारित कर लेता है कि आपकी टोटल डिपॉजिट्स में आप इतना अमाउंट अपने पास में एज अ रिजर्व रखोगे। ठीक है, या तो अपने पास में रखोगे, RBI मतलब कुल मिलाकर के RBI का ये सुपरविजन होता है कि बैंक्स को अपने पास में रखना होता है। ठीक है, CRR यानी कि कैश। वहीं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब इतना अमाउंट, यानी कि आपके टोटल डिपॉजिट्स में से मान लीजिए 6% SLR RBI ने बता दिया, तो टोटल डिपॉजिट से 6% आपको एज अ एसेट अपने पास में रिजर्व करके रखना है। किसको, कमर्शियल बैंक्स को। सो आपको से मेरा मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास में रखना होता है। ओके, सो आई होप कि CRR और SLR के बीच का जो ये डिफरेंस है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही आज हमने जितने भी मेजर्स पढ़े हैं वो सारे आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, सो अगर आपको आज का जो ये वीडियो है, ये इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे अगर आपको क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।